नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं गौ माता की, गौ हत्या की, गौ मांस की, गौ रक्षकों की और गुंडागर्दी की, खुलेआम गुंडागर्दी की। और खबर आ रही है हरियाणा से। उस हरियाणा में चरखी दादरी एक इलाका है, चर्चा में आया था अभी कुछ दिनों पहले, क्योंकि इसी इलाके से देश की आन बान शान वो 100 ग्राम जिसने 140 करोड़ लोगों का दिल तोड़ दिया था। विनेश फोगाट गोल्ड भी जीत सकती थी, रजत पदक तो पक्का ही था। 100 ग्राम वेट बढ़ा मिला, सबकी उम्मीदें टूटी, सबके आंसू टपके, झलके। लेकिन जिस इलाके की आन बान शान देश की तो है ही विनेश फोगाट थी, वो इलाका शर्मसार करने वाली तस्वीरें भी दिखाता देश को दिख रहा है। ये तस्वीरें चरखी दादरी की हैं। यहां पर तथाकथित गौ रक्षकों ने गौ मांस खाने के शक, कोई पुख्ता सबूत नहीं, 2 युवकों को ऐसा पीटा कि एक की मौत हो गई और एक जख्मी हो गया। मजदूर थे ये, पैसा कमाने के लिए पश्चिम बंगाल से, साउथ 24 परगना से हरियाणा आए थे। मुसलमान थे। साबिर मलिक नाम था जिस शख्स की हत्या कर दी गई। लोग तमाशबीन बने रहे, मूक दर्शक, और गौ रक्षक होने का लिबास ओढ़े पहने ये गुंडे उनको मारते रहे। पुलिस वालों ने भी कोई सुध नहीं ली, कोई खबर नहीं ली। 2 इनमें नाबालिग थे। जब ये हिंदू मुसलमान का भूत चढ़ाया जाता है ना दिमाग में, उम्र भी कोई सीमा नहीं रहती। और नाबालिग, 7 आरोपियों में 2 नाबालिग थे, वो हिरासत में है, बाकियों को गिरफ्तार किया गया। यह कानूनी एक तरीका है। और इस खबर को लेकर जब सवाल पूछा गया सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से, तो नायब सिंह सैनी कैसे पोजीशनिंग करते दिखाई दिए। और वो पोजीशनिंग किस लिए, अभी बयान आपको मैं सुनाने वाला हूं। क्योंकि चुनाव हैं, चुनावों की घोषणा हो गई है। अभी कुछ देर पहले बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये भी आई कि जहां हरियाणा में 1 अक्टूबर को मतदान होना था 90 की 90 सीटों पर, और 4 अक्टूबर को वोटों की गिनती होनी थी, अब वो तारीखें बढ़ा दी गई हैं कि जी छुट्टियां हैं। यकायक संज्ञान लिया, ज्ञान के चक्षु खुले। चुनाव आयोग के पहले उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि अरे वहां तो छुट्टियां हैं, कुछ त्योहार आए हुए हैं, उस पर अलग से राजनीति गरमाएगी। लेकिन जब सवाल पूछा गया नायब सिंह सैनी से चरखी दादरी हत्याकांड को लेकर, यह हत्याकांड है, मेक नो बोन्स अबाउट इट, तो उन्होंने किस तरह से पेशबंदी की, जरा वो सुनिए। गौ माता की सुरक्षा के लिए विधानसभा के अंदर भी कड़ा कानून बनाया और गौ माता के इसके लिए कोई समझौता नहीं है। गांव के अंदर इतनी श्रद्धा गौ माता के प्रति है कि अगर उनको पता चल जाए कि इस प्रकार का ये हालात कर रहे हैं, तो गांव के लोग हैं, कौन रुकता है, फिर उसके अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और ये घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है। आप सूबे के मुख्यमंत्री का बयान देख रहे हैं। गौ माता से भावनाएं जुड़ी हुई हैं। गांव देहात के लोग, अब उनको कोई ऐसी खबर मिल जाए, गलत खबर हो, अफवाह हो, कोई पुख्ता सबूत ना हो, किसी ने हल्ला मचा दिया, मार डालेंगे आप। और सूबे के मुख्यमंत्री
उन भावनाओं का सम्मान करते दिखेंगे। यह रूल ऑफ लॉ है। यह किसके इशारे पर यह गौरक्षक इस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाते हैं? डर, भय, खौफ का माहौल बना रखा है। और हरियाणा में यह लगातार एक सिलसिला बनता दिख रहा है। पहले यह मेवात वाला इलाका नूह, फिरोजपुर, जरका, सोना इलाके में होता दिखाई दिया था। मोनू मानेसर, वो नाम ध्यान होगा आपको। ब्रजमंडल यात्रा निकाली गई वहां पर। और यह कब निकाली गई? जब राजस्थान से भागे, और वो लंबी एक कहानी थी, भिवानी में जुनैद और नासिर, जली हुई उनकी लाशें मिली एक कार में। और इन पर भी आरोप यह लगाया गया, जी ये तो गौर हत्या कर रहे थे, गौ मांस खा रहे थे या खिला रहे थे। और कानून को ठेंगा दिखाता हुआ भी दिखा मोनू मानेसर। नाम असल मोहित यादव है। बजरंग दल के गौरक्षक एक यूनिट है, उससे जुड़ा हुआ है। हरियाणा पुलिस ने हाथ लगाने की भी जहमत नहीं उठाई। विवाद बढ़ा, तब गिरफ्तारी हुई, फिर सुपुर्द किया गया राजस्थान पुलिस को। तभी तो हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं कि सरकार हमारी रक्षा करेगी, हम गौरक्षा के नाम पर कुछ भी गुंडागर्दी करते दिखाई दें। और बहुत से लोगों को पीड़ा हो रही होगी जो मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि ये गौरक्षक गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये मेरे शब्द नहीं है। यहां पर मैं आपको ये बता दूं, मैं बहुत सोच समझकर जिम्मेदारी से शब्दों का इस्तेमाल करता हूं। मैं कोई टीपी नहीं पढ़ता हूं, लिखा लिखाया बिल्कुल नहीं पढ़ता, फिर भी जबान मेरी नहीं फिसलती है। यह दरअसल अगस्त 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। 3-4 बातें जो अहम उन्होंने कही थी। 2 साल पूरे हुए थे सरकार के। प्रधानमंत्री ने नसीहत देते हुए सख्त लहजे में कहा था, गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं। मुझे इतना गुस्सा आता है इन्हें देखकर। कुछ लोग रात भर असामाजिक गतिविधियां करते हैं और सुबह होते होते गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं। मैं राज्य सरकारों से ऐसे तत्वों की एक सूची तैयार करने का अनुरोध करता हूं। उनमें से 70 से 80% ऐसी गतिविधियों में शामिल होंगे जो समाज द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं। पीसीआर 16 के भी बयान चलाइए, आप 17 के चला रहे हैं लगातार। अपने बुरे कर्मों को छुपाने के लिए वे गोरक्षक का चोला पहनते हैं। और मॉनसून सत्र से पहले ये 2017 का जो हम बयान अभी आपको दिखा रहे थे, एक सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी को लेकर कड़ा रुख अपनाया था और फिर ताकीद की थी राज्य सरकारों से कि आप कड़ी कार्रवाई कीजिए। नायब सिंह सैनी के बयान में आपको कड़ी कार्रवाई की कोई झलक दिखी, कोई संकेत दिखे? यह राजनीति का ऐसा दौर आ गया है जहां भी कुछ फायदा हो जाए। क्या यह अभेदान दिया जा रहा है? थोड़ा सा भड़कने दो मामले को, हिंदू मुसलमान होने दो। जबकि हरियाणा में जाट नॉन जाट की बात तो होती थी, यह हिंदू मुसलमान, यह नया चलन है। 7% तो वहां कुल जमा अल्पसंख्यकों की तादाद है, मुसलमानों की तादाद, और वो भी कुछ पॉकेट्स में। और ये अब तार जुड़ कहां गए? सीधे पश्चिम बंगाल। वहां वैसे ही दंगल छिड़ा हुआ है, आग लगी हुई है। ममता बनर्जी एक और मुख्यमंत्री गैर जिम्मेदाराना बयान देती सुनाई देती हैं कि असम जलेगा तो बाकी देश भी जलेगा। और उन्होंने बयान भी दे दिया कि जिस शख्स की मौत हुई है, हत्या कर दी गई है, मौत क्या, साबिर मलिक, उनके परिवार का पूरा जिम्मा वो उठाएंगी। अब देखिए राजनीति।
पर जब तक हम इन गुंडों की भर्त्सना, निंदा एक सुर में नहीं करेंगे बतौर समाज, तब तक क्या ये काम रुक पाएंगे? और ऐसे में कुछ पुरानी घटनाओं का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है। आपको बता दूं 2014 से 2022 8 साल, 23 और 24 के अभी आंकड़े एनसीआरबी ने इकट्ठा नहीं किए हैं। देश भर में गाय से संबंधित हिंसा, यानी कि गौ मांस जी ले जा रहे थे या गौ मांस खा रहे थे, 206 से ज्यादा घटनाएं दर्ज हुई हैं। 850 जिन लोगों को आरोपी या दोषी बनाने की कोशिश की गई, 850 ऐसे पीड़ित हैं, जिनमें ज्यादातर मुसलमान, और 45 मारे गए। अब वो जून 2024 रायपुर में भीड़ हमला कर देती है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से 3 मवेशी ट्रांसपोर्टरों की कथित हत्या कर दी गई। कथित, इनका यह भी नहीं पता लग पाता, कभी जांच पूरी नहीं हो पाती। कूच बिहार जिले में मवेशी चोरी के संदेह में 2 लोगों को पीट पीट कर मार डाला गया। असम में यही हुआ। पहलू खान का नाम तो आप सभी को याद होगा। 55 साल का पहलू खान जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर अलवर में यह कथित गौरक्षकों ने उसकी हत्या कर दी थी। रांची में जय बजरंगबली जय हनुमान कहो पेड़ के बांधा हुआ वो शख्स, वो भी आपको ध्यान होगा। मोहम्मद अखलाक, जहां मैं बैठा हूं यहां से नजदीकी, दादरी का मामला। और ये सिलसिले कभी थमेंगे भी क्या? या राजनीतिक संरक्षण भी मिलता है? कड़वी बात मैं पूछने वाला हूं आज। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है। बीफ के शक में मर्डर, हरियाणा में गौरक्षकों का गदर, और गौमांस के नाम पर वोट, किसके हाथ गुंडों का रिमोट? प्रधानमंत्री कह रहे हैं ये गुंडे हैं, राज्य सरकारों को ताकीद कर रहे हैं, तो रिमोट किसके हाथ में है? गुड कॉप बैड कॉप चल रहा है क्या? ऐसा मत करो ये भी कहा जा रहा है, और करिए, हम हैं ना, ये संदेश भी दिया जा रहा है क्या? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव रह चुके हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं पंकज शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री मेरे साथ हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स वीव हैड इन द कंट्री, डीजीपी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के विक्रम सिंह, और एक और निर्भीक और निडर पुलिस ऑफिसर हरियाणा में ही पोस्टेड रहे, रणबीर शर्मा, और साथ ही साथ वीरेंद्र सिंधु जेजेपी के प्रवक्ता भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो महेश वर्मा, ये तो कोरी गुंडागर्दी हो रही है ना, किसी को भी शक के बिना पर इतना पीट दो। एक मजदूर को रोजी रोटी कमाने आया था पश्चिम बंगाल से, चरखी दादरी, कि जी ये तो गौ मांस खा रहा था। गुंडागर्दी है ना ये? बिल्कुल संदीप भाई, घटना बहुत नहीं बिल्कुल दुर्घटना जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और उस पर पुलिस ने तात्कालिक रूप से एफआईआर दर्ज किया। जो अपराधी हैं, जो लोग इस तरह के चीज़ों को किया है, ये उनको कहीं न कहीं सजा मिलनी चाहिए। इससे कौन मतलब मना कर रहा है? इससे किसने कहा कि भाई इसको लेकर किसी तरह की कोताही है? मैं नायब सिंह सैनी जो सूबे के मुख्यमंत्री, उनके बयान को लेकर उलझन सी में पड़ गया। वो बता रहे हैं कि नहीं, गौ माता से भावनाएं जुड़ी हैं भाई, और गांव देहात में लोग ना, वो कोई खबर मिल जाए तो वो बड़े गुस्से में आ जाते हैं। मतलब कोई भ्रम फैला दे, अफवाह फैला दे, कुछ भी अनर्गल कोई बात वहां पर चल पड़े तो मार भी डालेंगे। एक तरह से उसकी तस्दीक कर रहे हैं, फिर कहते हैं कि नहीं कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि जैसे ही ये घटना घटी, राजनीतिक फसल जो है वो काटने की तैयारी हो गई। जैसे आपने अभी अपने संबोधन में ही इस बात को कहा कि ममता जी उधर से उठ खड़ी हुई
उधर से राजद के लोग उठ खड़े हुए। लेकिन सवाल यह है कि अगर इस तरह की घटना अगर घटती है, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटती है, इस तरह की और भी मिसालें दी जा सकती है। अभी हाल में 2 घटनाएं राजस्थान में हुई और वहाँ गौ तस्करों ने जो है, एक संदीप प्रजापति है उसको गोली मार दिया, और एक तो होमगार्ड के पुलिस वाले ने जो पीछा किया उसके ऊपर पिकअप चढ़ा दिया। लेकिन उसकी कहीं चर्चा नहीं, क्योंकि वो हिंदू था। अच्छा, उसको लेके हिंदुओं को हाँ, अब आप मुद्दे पर आ गए। मायने ही नहीं रखता है। आ गए मैं मुद्दे वाली बात नहीं, मुसलमान पर आ गए। मजेदार बात कि अभी उत्तराखंड, नहीं, अरे भाई, फिर मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर आपको मालूम है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैंने शुरू में ही कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना और कानूनन जो कार्रवाई बनती है वो होगी। नहीं, आपने कहा कि ममता बनर्जी जो है किसी चीज राजनीति कर रही है, बताना भी और है, कर रही है, वो तो मैंने भी बोला। पर एक चीज मैं आपको याद अभी दिला दूं। हुड्डा साहब का, सुनिए नहीं, अभी कांग्रेस को, अगर कांग्रेस को हुड्डा जी का लीपा पोती करना 850 करोड़ रुपए का अटैचमेंट, वोट अबाउट इससे अच्छा मुद्दा और क्या हो सकता है? गौ हत्या पे बात कर लें, तो गौ मांस पर बात कर लें, गौ रक्षकों की गुंडागर्दी पे बात कर लें, राजनीति की ममता बनर्जी की और बात क्या कह हो? रहे थे, सही कह रहे थे, सुन तो लीजिए। बिल्कुल करना चाहिए। हाँ, सुन तो लीजिए, सही कह रहे थे आप, ये भी मानते हुए 16 मई इसी साल चुनाव का टाइम था। बीजेपी के चाणक्य देश के गृह मंत्री मधुबनी बिहार में थे। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में पहले दौरा करने जब आया तो बड़ी मात्रा में गौ हत्या के मामले आते थे। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, गौ हत्या करने वालों को उल्टा लटकाकर सीधा करेंगे। ये भूमि सीता माता की है, यहां ना गाय की हत्या होने देंगे ना गाय की तस्करी। तब ये राजनीति नहीं कर रहे थे गृह मंत्री। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, नहीं, राजनीति कर रहे थे बिल्कुल नहीं कि होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि होम मिनिस्टर साहब ने जो बात कही, नहीं, राजनीति की बात नहीं है, भावना की बात है। हिंदू मुसलमान कर दो, अखलाक ढूंढ लो, के साथ खिलवाड़ करोगे, आज करोगे, आप क्या कर रहे हो? पहलू खान ढूंढ लो, आप झारखंड में जय बजरंग बली बुलवाओ, आप पेड़ पर लटका दो, मारते रहो। पहलू खान वाले के मामले में, पहलू खान मामले में गहलोत सरकार ने क्या किया और किस तरह से लोग बरी हुए उसमें, उसके बारे में आपको अगर वो बताते हुए, फिर वोट अबाउट री, ये मैं कल से लगातार ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। दूसरे की गलती गिनवाने लगो। अभी आज के मुद्दे पर बात करेंगे। मोनू मानेसर को लेकर क्या किया था मनोहर लाल खट्टर सरकार ने? वो ठेंगा दिखाता घूमता रहा। मैं ये कह रहा हूं कि संदीप भाई, आज जो है कि जिस तरह से गौकशी हो रही है, जिस तरह से गौ तस्करों को पंजाब में, अभी आप हाल में ही देखिए, जून जुलाई लगातार वहां 100 सर जो है गायों की मिल रही है, और उसके बाद भी चुप, उसके बाद भी कुछ नहीं किया जा रहा है। गौ तस्कर अभी हाल में ही आपको कहां पर नहीं, पंजाब में, किसी और की रिपोर्ट नहीं है, अखबार में मैं पढ़ के। अरे नहीं भाई, मैं अनभिज्ञ नहीं हूं इन खबरों से। दुनिया में सबसे बड़े बीफ एक्सपोर्टर्स अगर पहले 10 हैं, उनमें से 4 भारत के ही हैं। वो तादाद बढ़ी है, बीफ एक्सपोर्ट बढ़ाई है। नहीं तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि तब क्या किया सरकार? आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं आपकी संवेदनाओं का सम्मान करते हुए सवाल, क्या मजाक है? ये मजाक कर रहा हूँ, मजाक आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। नहीं संदीप जी, ये क्या मजाक है? ये मजाक है। नहीं, ये आप गौ हत्या को इतना बड़ा मुद्दा बनाते हैं, बीफ एक्सपोर्ट पर रोक नहीं लगा पाते। प्रतिबंध है, नहीं सर, बीफ एक्सपोर्ट पर रोक लगाने की बात जहां तक है, वो कानूनन रूप से जहां ऐसी जरूरत है वहां उस चीज को परमिशन दिया गया, अनुमति दी गई है। किस तरह से दी गई है, क्या कह के दी गई है? और नहीं, सवाल ये नहीं है। सवाल है कि इस देश में अगर गौ वंश के ऊपर या गौ माता के तस्करी के ऊपर या गौ मांस के तस्करी के ऊपर या गौ हत्या के ऊपर अगर कानून बना हुआ है, तो उस कानून के तहत सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं कि मैं बीफ खाता हूं, कुछ भी करो और मैं खाता रहूंगा, तो गलत कर रहे हैं, हिंदू समाज की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। देखिए, किरण रिजिजू ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, नहीं, आपके मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, क्या नहीं कहा वो हाँ, बिल्कुल अरुणाचल में है, वहां परमिशन है, वहां ठीक है, जहां पे लोग इस तरह से चीजों को कर रहे हैं। और भी हमारे देश से बाहर, हमारे देश से बाहर भी बहुत ऐसी जगह खाई जाती है, गोवा में हम वहां जाते हैं तो इस चीज के मिलती हैं, लेकिन इसका मतलब ये हुआ किरण, और बीफ वहां पर सर्व किया जा रहा था, वो ठीक था।
नहीं, किरण रिजिजू जी अगर बोल दिए, नहीं, किरण रिजिजू जी ने अगर ये मैं बात एक और कह मंत्री दी, की बेटी की भी बात कर रहा हूं, तो हम क्या अब गोवा यही काम के करेंगे? वो रेस्टोरेंट देखी होंगी ना वीडियोस आपने। नहीं कि हिंदुओं की नहीं, गौ हत्या, नहीं, गौ हत्या को बढ़ावा देंगे, किसने कहा गौ तस्करों को बढ़ावा देंगे, जो मार देते हैं, जो कुचल देते हैं। 70 से 80%, इसका मतलब क्या हुआ? 70 मुझे से बताइए ना 80% गुंडे होते हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, गुंडों को बढ़ावा दे रहे हैं। सर मैं कह रहा हूं कि जो लोग भी अपराध करते हैं, सर गुंडों का कौन बढ़ावा दे रहा है? आप जो भी अगर गोरक्षक दल जो भी इस अपराध में शामिल हो, वो सब भारतीय जनता पार्टी के ही लोग होंगे, सारे विश्व हिंदू परिषद के ही लोग होंगे, सारे बजरंग दल के ही लोग होंगे। आप ये मान लिया, अभी उत्तराखंड में क्या हुआ? उत्तराखंड में पूरे एक नैरेटिव चलाया गया मोनू कुरैशी को लेके कि उसको गोरक्षक दल, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल वालों ने मार के तालाब में फेंक दिया। फिर किसी ने कहा नहीं ये नहीं हुआ, वो पुलिस वालों ने उसको मार कर भेज दिया, क्योंकि वो गोकशी के मामले में जो है वो उसकी तलाश थी, आरोपी था वो। तो अब ऐसे में इस तरह का अफवाह फैलाना और मोदी सरकार के खिलाफ एक मुसलमानों को भड़काना और इस देश में एक माहौल ऐसा तैयार कर देना, जैसे आज बांग्लादेश में माहौल बन रहा है कि भाई धीरे धीरे हम तो लोगों को जानबूझकर भड़काया जा रहा है। मैं समझ गया, इस माल में पंकज मुसलमानों के हाथ। शर्मा, एक सेकंड, पंकज शर्मा, लोगों को आप उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं, भरमा रहे हैं, राजनीतिक फायदा उठा रहा है विपक्ष, ये आरोप लगा रहे हैं महेश वर्मा। पंकज शर्मा, सवाल आपसे था। हाँ नहीं, जरा दोबारा मुझे बताएंगे। मैं ये कह रहा हूं, जो अभी आपने सुना होगा ना, महेश वर्मा कह रहे हैं आप उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं, डरा रहे हैं चुनावी फायदे के लिए। विपक्ष ये राजनीति कर रहा है यहाँ पर। नहीं, कौन भड़का रहा है, कौन उकसा रहा है? तथ्य सामने है। नरेंद्र भाई के अमृत काल में गोरक्षा के बहाने अल्पसंख्यकों और दलितों की हत्या के 64 बड़े मामले हो चुके हैं, 64, और इस साल की ये तीसरी बड़ी घटना है। गौरक्षा के नाम पे जो लोग मारे गए हैं उनमें 88% मुस्लिम हैं, ये तथ्य है। तो इसमें भड़काने की, उकसाने की क्या बात है? मेरी समझ में तो मनोज जी को 2-3 चीजों का जवाब देना चाहिए कि पहले कभी गोरक्षा के नाम पर ऐसी गुंडागर्दी देखने को क्यों नहीं मिलती थी। तो सोचने की बात यह है कि आखिर 2014 में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार बनने के बाद से ही ये क्यों शुरू हुई और क्यों बढ़ी? क्यों दलितों को जब मारा तो जैसा आपने जिक्र किया 2016 में मोदी जी ने भी घोर निंदा की, लेकिन मुझे हैरत है कि हर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मामले में नरेंद्र भाई की अपील का, उनके फरमान का, उनकी डांट फटकार का एकदम असर होता है, मगर गोरक्षकों को, भाजपा से जुड़े यौन उत्पीड़कों को, बलात्कारियों को उनका कोई डर क्यों नहीं है? एक प्रधानमंत्री जिसके भय से सब थरथर कांपते हैं, उससे वे गुंडे क्यों नहीं डरते हैं? कुछ तो कारण होगा। समाजशास्त्रियों को इसका अध्ययन करना चाहिए कि नरेंद्र भाई का जो दैहिक, दैविक, भौतिक तापा है वो इन तत्वों पे पूरी तरह। प्रधानमंत्री, मैं समझ रहा हूं आप किस ओर इशारा कर रहे हैं कि ये जानबूझकर गुड कॉप बैड कॉप हो रहा है, पर आप इस बात को डिनाई कर सकते हैं 2016 में भी, 17 में भी लगातार प्रधानमंत्री इस बात को बोलते रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज गंगाराम अहीर ने जुलाई 2018 में सदन के पटल पर कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा है राज्य सरकारों को गौरक्षा के नाम पर हिंसा फैलाने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्ती से निपटना चाहिए। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि आखिर इन तत्वों को क्यों ये लगता है कि मोदी हैं तो ये लोग जो भी कर रहे हैं मुमकिन है और उनका बाल भी बांका नहीं होगा। खुद नरेंद्र भाई के लिए भी ये विचार का विषय है कि दो देशों के बीच युद्ध तक रुकवा देने की धमक रखने वाला जो उनका व्यक्तित्व है वो इन गौ राक्षसों के सामने और यौन उत्पीड़कों के सामने इतना बौना और इतना असहाय क्यों हो जाता है? पर भड़काने वाले भी हैं ना, बहुत से लोग जानबूझकर इन बातों को बढ़ावा भी देते हैं। ताली हमेशा एक हाथ से नहीं बजती है, ये भी एक हकीकत है ना पंकज। मुझे नहीं लगता, जब तथ्य सामने हैं तो बढ़ावा कोई क्यों देगा? सब लोगों की दिलचस्पी इस देश के हित में है, राष्ट्र हित में है। भारत दुनिया में मांस का 8वां सबसे बड़ा उत्पादक है और मांस की घरेलू खपत में
दुनिया का 5वें क्रम का देश है। 30-32 लाख टन मांस की सालाना खपत है हमारे यहाँ, और 22-23 में जो मांस का उत्पादन है वो 6% के करीब बढ़ा है उसके पिछले एक साल के मुकाबले में। तो ये सब जो हो रहा है ये नरेंद्र भाई मोदी की सरकार की नाक तले ही तो हो रहा है। नहीं, इसमें एक और चीज है, एक भ्रांति भी आम लोगों को बात समझ नहीं आती, और खासकर जो शाकाहारी होते हैं, कि बीफ का मतलब ये नहीं कि वो गौ मांस ही है, वो बफलो मीट भी होता है, बफ मीट भी होता है, यानी कि भैंसे का मांस। और भैंसे का मांस वो तो दिल्ली में आप कहीं चले जाइए सब जगह मिलता है और खाया जाता है। तो मैं कुल मांस की बात कर रहा हूं, मैं गौ मांस की बात कर ही नहीं रहा हूं। पर बीफ एक्सपोर्ट में हमारा लगातार इजाफा ही हो रहा है, तो ये विरोधाभास भी एक आ जाता है। ये सिर्फ राजनीति का औजार बन गया है क्या गौ मांस? गौ मांस राजनीति का औजार बन गया है, क्योंकि गाय के नाम पर एक विशेष समुदाय के लोगों की भावनाओं को भड़काने का और एक दूसरे विशेष समुदाय के लोगों को दबाने का काम हो सकता है। ये इसके पीछे का कारण है। देखिए, सिर्फ 8% मुस्लिम शाकाहारी हैं, एक जो सर्वे होते हैं खाने पीने की आदतों के उसके हिसाब से, यानी 92% नियमित मांसाहारी है। तो इन मामलों में मुस्लिम समाज के लोगों को जानबूझकर तंग करने का, उनको एक तरह से ह्यूमिलिएट करने का एक मौका इन गौ रक्षा के नाम पर काम कर रहे। नहीं, उसका एक और पहलू ये भी है कि अगर हिंदुओं में भी देखें तो बंगाल में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, केरला में, वहां भी वो तादाद 3/4 से ऊपर मिलेगी। 75% से ज्यादा लोग मांस खाते हैं। हिंदुओं की बात कर रहा हूं। तो सिर्फ 44% हिंदू शाकाहारी हैं। हाँ, और 56% उसमें भी विंध्या के उत्तर वाले ज्यादा हैं, दक्षिण में बहुत कम है तादाद। बाकी कुछ समुदाय ऐसे हैं जैसे जैन हैं, उनमें भी 92% जैन शाकाहारी हैं। हाँ, तो बाकी जो 8% हैं वो कभी कभार खाते पीते हैं। ईसाइयों में सिर्फ 10% शाकाहारी हैं। पर इस पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। अब इसमें सवाल ये भी उठता है वीरेंद्र सिंधु, ये रिमोट किसके हाथ में है? प्रधानमंत्री जब सीधे सीधे नसीहत देते हैं, एक बार नहीं आधा दर्जन बार ऐसा हो चुका है, सख्त हिदायत है राज्य सरकारों को भी, फिर हौसले इतने बुलंद कैसे होते? रिमोट है किसी के हाथ में, इन गौरक्षकों का, इन गुंडों का? संदीप जी, हरियाणा के लोग मिलकर चलने वाले लोग हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है वो राजनीति का एक हिस्सा है। करने वाले लोग भी यही हैं और करवाने वाले लोग भी यही हैं। हरियाणा में पहले जाति के नाम पर हरियाणा के लोगों को भड़काने की कोशिश की गई। जब इनको देखा कि इनके बुरे हालात हैं चुनाव में, जाति के नाम पर ये नहीं जीत पाएंगे, जाट नॉन जाट या अन्य जातियों को बांट के आगे नहीं बढ़ सकते, तो इन्होंने दूसरा, पहले मेवात में भी ऐसा करने की कोशिश कर चुके हैं, अब ये हरियाणा में ऐसा कर रहे हैं। आप इस पूरी घटना के पूरे ये जो जितने भी अपराधी हैं, आप इनका पीछे का इतिहास निकालोगे, इनका बायोडाटा निकालोगे, तो आपको पता लगेगा कि इनका हरियाणा से कोई किसी भी तरह का संबंध नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लोग लाए जाते हैं, ये करवाए जाते हैं। हरियाणा में इस तरीके के हालात पैदा करवाने की कोशिश की जा रही है। आपको हरियाणा की सारी जानकारी है ना वीरेंद्र? 4.5 साल तो आपने सत्ता सुख भोगा, मलाई काटी सत्ता की इन्हीं के साथ, अब सब कुछ समझ में आया। देखिए, हमने सत्ता सुख नहीं भोगा। हमारे जननायक जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में रही, वो सिर्फ हरियाणा के लोगों के हितों की रक्षा के लिए रही। हमने इनकी नकेल डाल के रखी। जब तक हम सत्ता में थे इस तरह की घटनाएं हमने नहीं होने दी। वो मोनू मानेसर, आपने बिल्कुल ठीक कहा वीरेंद्र, जब इन्होंने जो नूह में मेवात को भड़काने की जो कोशिश की गई, तमाम सरकार के निर्देशों की भी अवहेलना की गई। ये मोनू मानेसर जैसा छुटभैया वो ठेंगा दिखाता घूमा पूरी व्यवस्था को, तो ये रिमोट कंट्रोल किया जा रहा था। आप उस समय आप उस टाइम सरकार में थे, पर आज ये मानने को तैयार हैं आप उस समय दुष्यंत चौटाला जी के वीडियो सुनिए। वो कह रहे हैं जय हरियाणा जय मेवात, और मैं मेवात के लोगों के साथ हूं, और जो ये किया जा रहा है राजनीतिक षड्यंत्र है। और पूरा उन्होंने तो अभी भी लिखा है कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और हरियाणा में इस तरीके की राजनीति, देखो हरियाणा में गऊ को
सबसे पूजनीय माना जाता है। हर घर में जो पहली रोटी बनती है वो गऊ के लिए रखी जाती है। लेकिन इस तरीके की जो घटनाएं हैं हरियाणा के लोगों ने ना कभी की, ना वो कभी करेंगे, ना वो इसको सहन करेंगे। इसका रिजल्ट चुनाव परिणाम में जिस पार्टी ने करवाया है, जो हमने तस्वीरें और वो तस्वीरें फिर से दिखाई है पीसीआर वीरेंद्र, जो ये तस्वीरें हैं खुले बाजार में सार्वजनिक तौर पर मतलब बेतहाशा अंधाधुंध लाठियां बरसाई जा रही हैं। 1.5 हड्डी का तो वो आदमी है बेचारा, मजदूर, कमजोर आदमी, और सब तमाशबीन बने हुए हैं। और क्या पुलिस चौकी को खबर नहीं हुई? कोई रोकने वाला नहीं, ऐसा तो है नहीं 2 लाठी पड़ी और मर गया। यह सिलसिला अच्छा खासा लंबा चला होगा। इस पूरी घटना की जब आपके पास जानकारी आएगी तब आपको पता लगेगा, पूरे देश को पता लगेगा कि ये घटना एक प्री प्लान तरीके से की गई थी। हरियाणा के लोग इस तरीके की घटनाएं ना देख सकते, ना सहन कर सकते, ना वो उनको कि चाहे वो अपराधी हो उनको ऐसे नहीं जाने देते। हरियाणा के लोग किसी भी गरीब के साथ, किसी भी पिछड़े के साथ गलत होता हुआ ना देख सकते, ना सहन कर सकते। और ये घटना एक साजिश है। ये राजनीति में हरियाणा में हो रहे चुनाव, महेश वर्मा रिस्पॉन्ड करेंगे। फिर मैं अहम पहलुओं पर 2 खास जो मेहमान हैं उनके पास जाऊंगा। वीरेंद्र सिंधु, आप ही के पुराने सहयोगी, बिना लार लपेट कह रहे हैं राजनीतिक फायदे के लिए जानबूझकर ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। नूह में जहां सफलता नहीं मिली मेवात में, अब फिर से उस कार्यक्रम को जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। संदीप भाई, वो आज के डेट में यही कहेंगे, उनका यही कहना बनता है। लेकिन उन्होंने जो एक धार्मिक बात, जो एक धार्मिक भावना है लोगों का, या जो हरियाणा के लोगों की भावना है, उसको भी कहीं न कहीं, उस नज़रिए को भी आपके दर्शकों के आगे परोसा कि गाय को जो है पहली रोटी निकाली जाती है और उस गाय की गौ मांस को यहाँ खाना। और इस प्रकार से आज के इस चर्चा में हम लोगों को इस प्रकार से ऐसा लगता है कि इस हत्या के बाद जो है अब गौ हत्या के ऊपर जो कानून बना है उसको ख़त्म कर देना चाहिए। गौ तस्करों को खुली छूट दे देनी चाहिए। वो किसी की गोली मारे, खुली छूट दे दें, किसी को भी उसके जाकर पीटेंगे, शक के आधार पर जान से मार देंगे। ये कब से जज हो गए ये गुंडे? सर मैं कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि हम और आप यहाँ इस चीज के लिए बैठे ही नहीं हैं। देश का कानून है ना, ऐसे अपराध के लिए, देश का कानून। हाँ, मैं इसीलिए वो पूरी लंबी फेहरिस्त आपके सामने, देखिए महेश, मैंने इसीलिए वो पूरी जानकारी रखी। क्या मजाक है कि देश में एक, अच्छा मजाक, फिर से आपने कहा क्या मजाक है? मैं आपसे मुझे पूछना चाहिए, आप मुझसे पूछ रहे हैं। नहीं सर, मैं इस देश में सर मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि ऐसे लोगों को इस नाम पर, मैं कह रहा हूं कि इस घटना को लेकर इस तरह से मुसलमान किया जाए, इस तरह से देश में उन्माद फैलाया जाए, इस तरह से लोगों को सड़क पे उतारा जाए। अब क्या ये इस देश में क्या कानून जो है, जो बना हुआ है, उसको एबोलिश किया जाए? गौ मांस को खुली, जैसे आपने कहा ना, 206 घटनाएं हुई, 45 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अब एक मिनट, विक्रम सिंह, ये सरे राह सरे बाजार पीटा गया है इन्हें। तस्वीरें उस बात की गवाही दे रही हैं और वीडियो की डिटेल्स आएंगी। हालांकि ये 4 दिन पुराना है वीडियो, आज इस पर सबकी निगाहें गई हैं। मेरा पहला सवाल ये है, पुलिस वहां क्या कर रही थी? चौकी तो होती है, जानकारी भी मिलती है, आम आदमी की बात तो बाद में होगी, पुलिस क्या कर रही थी? विक्रम सिंह संदीप जी, आपका बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस क्या कर रही थी? जी, पुलिस क्या कर रही थी, क्योंकि घटनाक्रम अकस्मात और 30 सेकंड में समाप्त नहीं हुआ। घटनाक्रम काफी लंबा चला। एक बुजुर्गवार रोक रहे हैं, एक माताजी रोक रहे हैं, लेकिन उनको किनारे कर दिया जो आतताई हैं। पुलिस की वहां मौजूदगी का न होना और पुलिस का ढुलमुल रवैया 2 बातों को इंगित करता है। अगर पहले कोई गंभीर कार्रवाई हो गई होती, रासुका वगैरह लग गया होता या इनके विरुद्ध ऐतिहासिक कार्रवाई हो गई होती, तो ये घटना होती ही नहीं। नंबर 2, मनु मनेसर ऐसे मनबढ़ लोगों के विरुद्ध अगर ऐसी कार्रवाई हो जाती जो कि एक नजीर बनती, ऐतिहासिक हो जाती, तो ये घटना नहीं होती। दिखाई ये पड़ रहा है कि मनु मनेसर
वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वो अपना नागरिक अभिनंदन करा रहा है या उनका अभिनंदन कर रहा है। हाँ। और सबसे बड़ी चीज जो है ट्रॉफी जा सकती है माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक बयान आया है कि हम भावना संविधान के प्रति होनी चाहिए। गौ माता को आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं, कदाचित ये भी मानता हूं कि जिनकी हत्या हुई वो भी गौ माता के नहीं संतान है। विक्रम हमारी जी, आपकी वो तरह अभयदान जिस देते तरीके की दिखाई निर्मम दिए हत्या की गई कि है, ग्रामीण वो इलाके में लोग भोले होते हैं, वो भड़क जाते हैं। मतलब कोई गलत जानकारी परोस दे, कोई अफवाह फैल जाए और उसमें मारकाट मचा दी जाए, लोग मौत के घाट उतार दिए जाए, तो मतलब जायज है। लोग भोले होते हैं गांव में। गांव के लोग इतने भोले भी नहीं होते। आप भी गांव देहात से आते हैं और मैं भी आता हूं। ये पेट्रनाइजिंग एटीट्यूड, ये वोटों के लिए राजनीति का मामला नहीं दिखता क्या? हालांकि आप राजनीति से आपको कोई लेना देना लेके नहीं। दौड़ा देते, ये बिल्कुल सरासर हर जगह राजनीति दिखाई पड़नी। जहां राजनीति का कुछ वोटों का खुरचन मिल जाए, फिर चाहे वो इनके समर्थन में कसीदे पढ़े या ममता दीदी कह दे हम इनकी परवरिश करेंगे। अरे जिनकी परवरिश करनी थी वो तो कोई कर नहीं रहा है, और इधर कोई गौ माता की भावना को लेकर के उसके ताबीज बट रहे हैं, और कहीं पश्चिम बंगाल में कोई जो है आजीवन उनको व्यवस्था कर रहा है। मेरी इस पर टिप्पणी नहीं, मेरी कानून की केवल टिप्पणी रहेगी। अगर इन पे रासुका नहीं लगा 24-48 घंटे में, मैं फिर मान लूंगा कि आप गंभीर नहीं हैं। और भावना के बहाव में बह करके अगर भावावेश में आकर के इस तरीके का हत्याकांड कर देते हैं, तो शायद कानून में आपके नजर में, आपके काले चश्मे से उनको माफी का खाना है। कानून इस तरह की कोई इजाजत नहीं देता है। आप अपने कर्तव्य को समझे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे तो आप मुसीबत को दावत दे रहे हैं। और ये मैं समझता हूं कि किस प्रकार अपनी अंतरात्मा के प्रति आप उत्तरदायी होंगे अगर आप इस तरीके के हत्याकांड के प्रति एक इतना उदार दृष्टिकोण आप अपनाएंगे। ये उदार दृष्टिकोण संदीप जी सर्वथा अक्षम्य है। इसमें एक और बात विक्रम जी, और इसकी चर्चा नहीं होती है तफसील से, वो ये कि जब हम गौ मांस की बात करते हैं, बीफ, अंग्रेजी में बीफ कहते हैं, भाई बफ भी उसमें इंक्लूडेड होता है, यानी कि भैंसे का मांस। और जो गरीब तबका होता है वो भैंसे का मांस खाता है। यहां नहीं, अमेरिका में भी, दुनिया भर में वो चलन है। भैंसे का मांस गौ मांस नहीं है। और जैसा अब पुलिस से जानकारी आ रही है जी, मांस की जांच के लिए उसे लैब में भेज दिया गया है। कभी नहीं पता लगता कि भाई वो मांस क्या था। और ये पब्लिक अवेयरनेस, लोगों के लिए ये जानकारी क्यों नहीं साझा की जाती? ये हमेशा असमंजस के बादल क्यों बने रहते हैं? संदीप जी, ये अफवाह फैला करके हत्याकांड कर देना। और एक मौलिक बात मैं पूछ रहा हूं कि हमें आपको किसने अधिकार दे दिया है? कोई क्या खा के आया है? इसकी क्या हमारे पास कोई प्रमाणिक सूचना है? और अगर प्रमाणिक सूचना है, आप थाने को दीजिए। आपको अधिकार किसने दे दिया कि मोटे मोटे पलंग के पाए लेकर के और आयरन एंगल लेकर के आप पिटाई करेंगे? ये हक किसने दे दिया है? मैं तो चाहता था कि मैं बहुत प्रसन्न होता अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहते इनके ऊपर रासुका लगाओ, यूएपीए लगाओ, लेकिन ऐसा कोई आह्वान है तो मैं बहुत निराश हूं। मैं उम्मीद करता था कि न्याय की कुर्सी पे बैठने वाले न्याय करेंगे, न कि एक भागने का एस्केप रूट देंगे। अरे भाई, गौ भक्त तो हम सभी हैं, लेकिन ये अधिकार मैं नहीं समझता हूं, और इन लोगों से ज्यादा बड़ा गौ भक्त हूं मैं। ये मेरी गौ माता, ये कोई हमें आज्ञा नहीं देती है, ये अनुमति देती है इस प्रकार के हत्याकांड में संलिप्त हो या ऐसे लोगों को माफी का खाना दें। कानून की कार्रवाई बिल्कुल ऐसी प्रभावी हो कि दोबारा मनु मनेसर न बनने पाए, इस तरीके के हत्याकांड ना हो। और न होते थे जब कड़ी पुलिसिंग होगी। शर्मा जी बता देंगे, मजाल है कोई कर दे इस तरीके से। जो विक्रम सिंह कह रहे हैं, चोर दरवाजा पहले ही खोल दिया मुख्यमंत्री ने कि अरे भाई हम भावनाएं जुड़ी हैं, गांव देहात में लोग भड़क जाते हैं, पहले ही चोर दरवाजा खोल दिया। संदीप जी, आपने जिस निडरता के साथ इस टॉपिक को उठा रहे हो और इन गोरक्षक दलों के खिलाफ जो आवाज उठाई है, बहुत जरूरी है। और सीएम का जो बयान है वो भी एक भावना का बयान की बजाय उन्हें लॉ एंड ऑर्डर का बयान देना चाहिए कि मैंने पुलिस को हिदायत दी है कि वो सख्त से सख्त कार्रवाई करें, जो बड़ी भारी कमी रही है प्रशासन की तरफ से। अगर प्रशासन थोड़ा सा भी इसमें अपनी ठीक कार्रवाई करता तो आज इलेक्शन चुनाव की वजह से हर जगह नाके लगे हुए हैं और नाकों पे इन गाड़ियों की वेरिफिकेशन होनी लाजमी होती है। तो अगर कोई ऐसी गाड़ी बीफ या बफ लेके आ रही है तो उसे चेक किया जा सकता है। नंबर 2, हर जगह पुलिस के
चौकियां और प्लस हमारे छोटे नाके भी लगे हुए हैं। ये बजाय लड़कों की नहीं, जो रणबीर शर्मा, रिमोट है, आधी रात हो, कोई दूर दराज का इलाका हो, समझ में आता है कोई हाथ साफ कर रहा है, गुंडा प्रवृत्ति का है, आपराधिक पृष्ठभूमि है। ये तो खुलेआम सरे बाजार सबकी मौजूदगी में इतना हौसला कैसे हो जाता है इनका, इन गौरक्षकों का? इसी बात की जिम्मेवारी और अकाउंटेबिलिटी पुलिस की है कि पुलिस के जो नाके लगे हुए हैं, पुलिस की जो चौकियां लगे हुए हैं, या पुलिस की जो चेकिंग लगी है वो कहां थी। और नंबर 2, जो रिमोट आपने बात शब्द उठाया, वो सबसे जरूरी पॉइंट है कि किन के हाथ में इन गोरक्षकों का रिमोट है, वो कौन है इनके नेता जो इनके इस प्रकार की चेकिंग की इजाजत दे रहे हैं उन गाड़ियों को। आपकी पुलिस की मदद लेकर के तो आप चेक करा लें, अभी यहां कुछ गलत अपराध हो रहा है, लेकिन अपने हाथ में डंडे लेकर के, पावे लेके उन लोगों को मारने का ये स्वयं ठेकेदार, कानून के ठेकेदार कैसे बन रहे हैं विनोद? सबसे बड़ा सवाल, आपका जो सीधा सवाल है, यही सबसे सीधा सवाल है कि इनको मान्यता किसने दी है। ये घटना हुई है अभी कुछ दिन पहले फरीदाबाद में, एक लड़के को गोली मार दी गौरक्षकों के, तथाकथित गौरक्षकों ने, कि सब डस्टर कार में जो है बीफ जा रहा है। हाँ, बस कह दिया जी, कल उन्होंने गोली और चला उसकी दी कभी पुष्टि नहीं होती, उसके बाद बीफ जा रहा है, मर गया। कुछ आर्यन मिश्रा करके लड़का, आज ही खबर छपी। हाँ। तो सवाल ये है कि पहली बात तो इन पर सीधे सीधे पाबंदी लगनी चाहिए भाई, ये काम पुलिस का है। अभी महेश वर्मा कह रहे हैं कानून हटा दीजिए, ये कर दीजिए। सवाल ये है, गोरक्षा कानून है देश में, गोवध पर पाबंदी है प्रदेशों में, लेकिन वो जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी पुलिस की है। अगर आप किसी को पकड़ते भी हैं तो सीधे पुलिस को दे दीजिए। हाँ। लेकिन आप कौन होते हैं वहां पर लठ बजाने वाले? पायों से सर फोड़ दो, सरियों से, और जिस बेदर्दी से सबके सामने। और मुझे तो भीड़ जो बाकी लोग उन पर भी आ रहा कि कोई रोक नहीं पा रहा इनको। मतलब ये हमने मेवात में भी होते देखा, जो वीरेंद्र सिंधु कह रहे हैं, ये मेवात के एक्सपेरिमेंट का दूसरा पार्ट है। मेवात का आपने जिक्र किया। हाँ। मेवात में अभी हमारे जेजेपी के सिंधु साहब उस समय सरकार में थे, मेवात में जो महिला पुलिस कमिश्नर थी, जिन्होंने सबसे ज्यादा अच्छी कार्रवाई की थी, सब दक्षिण भारतीय थी कोई, उनको हटा दिया गया था खट्टर सरकार ने। जिन्होंने बाकायदा न्यायोचित कार्रवाई करके कंट्रोल किया और मोनू मानेसर वगैरह पे पाबंदी लगाई, उनको हटा दिया गया था। अभी वो कह रहे थे कि हमने लगाम लगाई सरकार पर, जब हम साथ में थे। क्या लगाम लगाई? तो ये दिक्कत यही है कि जो अधिकारी सही काम करें उनको आप हटा देंगे। मुख्यमंत्री जी कहेंगे भावनाएं आहत हो रही हैं। बीफ एक्सपोर्टर्स को लेकर भी कितनी बार वो खुलासे हुए हैं, जो वो टॉप 4 फर्म्स हैं, उसमें तो हिंदू मालिक हैं सब। नाम भले उनके नाम कुछ भी हिंदू है ना उसमें, बिल्कुल वो सबको पता है, तो सरकार को नहीं पता क्या? सरकार को पता है, कम से कम। यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू। नहीं, चित भी मेरी पट भी मेरी। मुख्यमंत्री जी से तो मैं उम्मीद ये कर रहा था सैनी साहब से कि अपने प्रधानमंत्री जी के बयान देख लेते 2016 और 17 वाले, और उसी लाइन पर बोल देते जो प्रधानमंत्री जी ने बोला था। लेकिन उन्होंने तो कहा भावनाएं आहत हो गई। अरे भावनाएं तो यहाँ सारे सही कह रहे हैं विक्रम सिंह जी। हम सब उन परिवारों से हैं, सनातनी परिवारों से, जहाँ गौ माता की पूजा की जाती है और गौ माता के लिए सबसे भाई आज भी मेरी दादी भी करती थी, मेरी माँ भी करती है। पहली रोटी जो मेरे घर में बनती है वो गाय के लिए बनती है। लेकिन संदीप, विडंबना ये भी है कि आज भारत का मध्य वर्ग गाय नहीं पालता, कुत्ते पालता है। हाँ। गौ सेवा कोई नहीं करता, प्लास्टिक खाती घूमती है गाय घूमती है। अब मार देंगे आप किसी को। पूरे साल के लिए गौशाला बनी हुई है, 15 रुपए प्रति गाय वो राशि कागजों में आवंटित होती है। आप कितनी रिपोर्ट देखते हैं गौशालाओं में गायों के शव मिलते हैं, ढेरों, मतलब 200 सैकड़ों गायें जो है वहां मरी पाई जाती है। कई राज्यों में इस तरह की गौशालाओं की रिपोर्ट हम लोगों ने देखी है। नहीं, कलयुग है ना, आजकल ऐसी संतानें भी होगी, अपने माँ बाप को भी छोड़ देते हैं, तो गौ माता गऊ को भी छोड़ रखा है। नहीं तो गौ माता के नाम पर आप जान फिर क्यों ले रहे हैं किसी की? भाई आप इंसान की जान भी तो कीमती है कि नहीं कीमती है? सीधी सी बात है, कानून का उल्लंघन कर रहा है, पुलिस दे दीजिए। पुलिस राजनीति हावी है, और ये रिमोट कंट्रोल कब तक अपने हाथों में रखेंगे राजनेता, और कब तक ये गुंडागर्दी गौ रक्षा के नाम पर? गौ माता से हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर ये गुंडे उनके रक्षक बने, गौ माता भी नहीं स्वीकारेगी ये बात हो रही है गौ रक्षकों के भेष में, वो चोला पहने हुए गुंडों की जान ले ली एक मजदूर की, रोजी रोटी कमाने पश्चिम बंगाल से हरियाणा आया था, और एक गंभीर रूप से जख्मी है। राजकुमार हमारे दर्शक हैं, उना हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। उनका कहना है आज इंसान की जान की कोई वैल्यू नहीं, ऐसे गुंडा तत्वों को संरक्षण मिलता है। बिल्कुल
ये रिमोट कंट्रोल ये राजनेता अपने पास रखते हैं। राजनीतिक वोट के लिए हम इंसानी जान कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं। गौ माता का सम्मान, गौ माता से जुड़ी जो भावनाएं, आस्थाएं हैं, वो और बेईमानी करते दिखते हैं ऐसे तथाकथित रक्षक।